तो हेलो गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो गाइस आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 10 चैप्टर डिटर्मिनेंट का। ठीक है गाइस, इससे पहले हमने ये चैप्टर अप्रोक्सीमेटली पूरा कंप्लीट कर दिया है। बस मैंने एक एक्सरसाइज छुटवाई थी 4.2, जो एक्सरसाइज हमने छोड़ दी थी बीच में, क्योंकि ये बहुत हार्ड भी मान सकते हो और हम जितनी भी अभी तक एक्सरसाइज करी है उन सबका कोलिजन है इसके अंदर। ठीक है, वो सब इसमें मिली हुई है। तो गैस अब हमें शुरू करते हैं। तो गैस सबसे पहली जो चीज़ है हमारे पास वो है प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इसको मतलब बेसिक्स मान लो, ये एक बेसिक्स ही है। ठीक है, बेसिक्स के अंदर हमारी प्रॉपर्टीज़ है। अब प्रॉपर्टीज़ हमसे क्या कह रही है वो हम पढ़ते हैं। देखो एक मिनट। तो प्रॉपर्टी हमसे क्या कह रही है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड इफ़, देखो जो हमारी डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू रहेगी वो कभी मतलब चेंज नहीं होगी, वो अनचेंज ही रहेगी। बट इफ़ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज, अगर इसके कॉलम और रो इंटरचेंज हो गए तो ये चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इसका मतलब ये है, देखो दैट इज़ डेल्टा जो रहेगा, हम किसी भी डिटर्मिनेंट को डेल्टा से या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट लेक्चर्स में बता रखा है। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, देखो ये हो गया। इसको हम जब चेंज कर देंगे, मतलब रो को कॉलम में चेंज कर देंगे या फिर कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ डैश। ठीक है, डेल्टा का डैश और डिटर्मिनेंट ऑफ होगा ए का भी डैश। तो अब एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखो जैसे कोई डेल्टा है, इसको वो भी मान सकते हैं अपन। देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी मानते हैं। ठीक है, अब डेल्टा है हमारे पास, तो देखो अब ये क्या हो जाएगा, एक मिनट ये लिखाएंगे अच्छे से। हाँ, तो एक एग्जांपल है, तो यहाँ भी लिख लो कुछ भी, 1 4 1 2 5 2 3 6 3। ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, अभी तो ये अनचेंज रहेगा, इसके अंदर कुछ भी होगा अनचेंज रहेगा। पर अगर हम ये वाली जो रो है इसको कॉलम में चेंज कर देंगे, देखो ये जो रो है हमारी, मैंने आपको बेसिक्स मैट्रिक्स में बता रखा है कि R1 ये है, ये R2 है, ये R3 है, और ये C1 है, C2 C3, ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, रो 1 रो 2 रो 3। ठीक है, अब देखो इक्वल टू 0 है। ठीक है, अगर हम इस रो को, इस वाली रो को इस कॉलम में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो पहले एक बार इसे समझ लो, 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसको हमने रो में चेंज कर, कॉलम में चेंज कर दिया। अब इसको भी रो में चेंज कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 4 5 और 6। अब इसको भी कॉलम में चेंज कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, आ गया समझ में। और अब देखो हमने इसको चेंज कर दिया ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा डैश। ठीक है, हमने ट्रांसपोज पढ़ा है ना, ये वही है। ठीक है, ये हो गया हमारी पहली प्रॉपर्टी, इसको लिख लो फटाफट, हो गया। अब करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी। अब सेकेंड प्रॉपर्टी हमसे क्या कह रहा है, देखो गाइस बैकग्राउंड में आने वाली आवाज़ों को इग्नोर कर देना। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखो सेकेंड प्रॉपर्टी हमसे क्या कह रही है, इफ़ एनी 2 रोज और कॉलम, मतलब या तो 2 रो या 2 कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट, एक डिटर्मिनेंट की, आर इंटरचेंज देन साइंस आफ्टर, नहीं देन, हाँ ये है ऑफ है, आफ्टर नहीं है, ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस। ठीक है, मतलब वो चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाते हैं। कैसे होंगे, देखो जैसे कोई है हमारे पास डेल्टा इक्वल टू, हाँ तो मैं क्या कह रहा था, देखो जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, तो ये हो गया हमारा ए बी, ठीक है, सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, इसको भी एफ़ मान लेते हैं एक बार के लिए, चलो इसको एफ़ मान लेते हैं। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई मान लो, चलो ये आई है। ठीक है, मान लेते हैं। अब देखो क्या आएगा, हम अगर किसी भी, इसमें क्या बोला गया है कि किसी भी 2 रो को अगर इंटरचेंज करते हैं, देखो किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंज कैसे होता है, R1 को R2 में बदलना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो ऑपरेशन कर देते हैं, R1 इज इंटरचेंज बाय R2। ये मैंने आपको बताया है जब हमने, देखो गाइस आपने अगर चैनल पे एक्सरसाइज 3.4 वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाके देख लो, बहुत ज़्यादा काम आने वाली है हमारे इस एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, तो हम इसको अब आते हैं इस पर,
तो हमें इसको इंटरचेंज करना है। तो इंटरचेंज करने के बाद क्या हो जाएगा, देखो जो साइन रहेंगे ना वो नेगेटिव हो जाएंगे, मतलब इसको अगर नीचे लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ए बी सी माइनस का हो जाएगा। सेकेंड रो के अंदर आ गया है, और ये वाला है जी ऊपर भेज दो, पर इसका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन हम किस में कर रहे हैं, R1 के अंदर। देखो ऑपरेशन जिसके साथ करते हैं ना उसके अंदर ही चेंजेस होते हैं। हम अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो हमें आ जाएगा, चिंता की बात नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी, इसको भी नोट कर लो। कर ली। अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 हमसे क्या कहती है, देखो इफ़ एनी टू रो और कॉलम्स, ये कॉलम्स है, ठीक है, ऑफ अ डिटर्मिनेंट। देखो डिटर्मिनेंट को ये लिखते हैं DET, ये भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म है। डिटर्मिनेंट आर इंडेंटिकल, ठीक है, या फिर सेम। मतलब ये क्या कह रहा है, अगर दो रो या दो कॉलम सेम हुए, मतलब एक जैसे, तो उनका क्या होगा, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज़ 0। जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो एग्जांपल दिखाओ, इस वाले एग्जांपल को ही ले लेते हैं, चलो ठीक है, इस एग्जांपल को लेते हैं। जैसे देखो 1 2 3 1 2 3 और 4 5 6, ठीक है, ये हमें मैट्रिक्स दे रखी है। तो अब देखो इसमें सेम है, ये जो कॉलम है और ये वाला कॉलम है, अरे किधर बन गया, हाँ, ये कॉलम और ये कॉलम एकदम सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक ज़ीरो मैट्रिक्स होगी हमारे पास, ये ज़ीरो हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा, मतलब अगर कोई भी रो, अगर मान लो रो होती तो फिर ये दोनों होते और ये दोनों होते अगर, तो ये भी ज़ीरो हो जाता। देखो सेम होना चाहिए, चाहे वो रो में हो चाहे कॉलम में हो। तो ये हो गया हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3, इसको भी लिख लो, हो गया। अब चलते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। हाँ, तो देखो अब आ गए हम प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ। अब प्रॉपर्टी 4 हमसे क्या कहती है, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम, मतलब किसी भी रो का और कॉलम का हर एक एलिमेंट, ईच एलिमेंट मतलब हर एक एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट, ठीक है, इज मल्टीप्लाइड बाय सेम कांस्टेंट के। ठीक है, कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, किसी भी रो का या कॉलम का, अभी एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, देखो अभी समझ में नहीं आएगा आपको, अब देखते हैं। देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के। ठीक है, जब भी हम उस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब के कांस्टेंट को किसी भी रो या कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या होएगा, हमारी प्रॉपर्टी लग जाएगी नंबर 4 की। ठीक है, तो वो मैं एग्जांपल से बता देता हूँ। तो देखो ये कोई कांस्टेंट के है, अब देखो इसके मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास है ABCDEF और GHI। ठीक है, ये I है। अब देखो ये होगी, तो अब आप लोग क्या सोचोगे, हमने मैट्रिक्स में क्या सीखा था कि जो यहाँ पे रहता है कोई भी कांस्टेंट जो रहेगा वो इन सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। बट डिटर्मिनेंट में क्या होता है, जो हमारा कांस्टेंट है वो या तो किसी रो से होगा या फिर किसी कॉलम से होगा, एक ही चीज़ से होगा, या तो तुम कॉलम से करवा लो या फिर रो से करवा लो। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, सिर्फ एक रो से, तो A के B के और C के, इसका मल्टीप्लाई करा दो इनसे। ठीक है, इन वाली वैल्यू के साथ इस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई, और ये वाले जो रहेंगे वो सेम रहेंगे। ठीक है, देखो जितनी भी बेसिक्स वाली वीडियो है चैनल पे वो जाके देख लो, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी आपके लिए। ठीक है, अब देखो अब देखते हैं क्वेश्चन नहीं है, प्रॉपर्टी नंबर 5। देखो अगर किसी प्रॉपर्टी के अंदर हमें दे रखा है कि A + B है, B + C है, C + A है और D + E है, E + F है और G + H है, तो हमें इनकी क्या निकालनी है, वैल्यूज़ निकालनी। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो हम क्या कर देंगे, हमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट रो के लिए करना है, हम अभी भी एक साथ मत करना, सबसे पहले फर्स्ट रो के लिए, फिर सेकंड रो के लिए और फिर थर्ड रो के लिए अलग अलग टर्म में करना, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमें A + B + C कर देना है। सबसे देखो प्लस नहीं आएगा, सॉरी, A B C सबसे पहले लिख देना है। फिर क्या लिखना है, ये एज इट इज़ लिखो। ठीक है, अभी किसके लिए कर रहे हैं, R1 के लिए, रो 1 के लिए कर रहे हैं, तो अभी रो 2 को वैसे का वैसा रहने दो, तो यहाँ पे वैसे का वैसा लिख दो, D + E, E + F और G + H, और यहाँ पे I J K सिमिलर है, अब प्लस कर देंगे। अब देखो इस जगह पे A + B लिखा है हमने अगर, तो इस जगह पे क्या आएगा B,
इस जगह पे सी, जो बचा हुआ है ना वो इधर लिख दो, इधर ए। ठीक है, अब ये सिमिलर यहाँ पे लिख दो डी प्लस ई, क्योंकि हम फर्स्ट रो में चेंज कर रहे हैं इसलिए फर्स्ट रो का ही आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास अब ई प्लस एफ, मैं लिख देता हूँ जल्दी से, जी प्लस एच आई जे के। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखो अभी मैंने आपको क्या बताया कि पहले फर्स्ट रो के लिए कर रहे थे अगर, तो पहली रो में ही चेंज होएगा। अब सेकेंड रो के लिए करते हैं, तो देखो पहली जो रो रहेगी वो अब रहेगी सेम एकदम। ठीक है, ये सेम रहेगी, इसको ऐसे कैसे लिख दो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी और ये ए। ठीक है, ये एज इट इज रहेगी। अब हमें क्या करना है, इसको वो करना है, अलग करना है। ठीक है, अलग कैसे करेंगे, मतलब इसमें लिख देंगे डी ई जी, अब इधर क्या लिख देंगे ई एफ एच। ठीक है, और यहाँ पे आई जे के, और यहाँ पे भी आई जे के। अब देखो यही चीज़ हमें थर्ड के लिए भी करनी है, पर देखो अभी हमें क्या है, फर्स्ट में ए प्लस बी दे रखा है तो हमने करा, सेकंड में डी प्लस सी दे रखा है तो करा, पर इसमें सिर्फ सिंगल है तो ये सिंगल ही है पहले से ही, तो ये हमारी अलग मैट्रिक्स है, ये हमारी अलग मैट्रिक्स है। ठीक है, आया समझ में। तो जब इस टाइप में क्वेश्चन आएंगे तो हमें उसको इस तरह सॉल्व करना है, पहले R1 के लिए, फिर R2 के लिए, और अगर आपको ये भी प्लस में वाली फॉर्म में दे रखा है तो ये आएगा R3 के लिए, अगला वाला। ठीक है तो अब जो कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो मैं आपको डायरेक्ट लिख के बताने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि अब हम डेफिनेशन का काम ख़त्म हो चुका है। तो देखो 6 से जो प्रॉपर्टी रहेगी हमारी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लो क्योंकि ये हमारे वेक्टर जो चैप्टर है ना उसमें भी काम आएगा, वेक्टर के चैप्टर में। ठीक है, अब देखो 7 प्रॉपर्टी क्या है, 7 प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी के ए। ठीक है, किसी भी कांस्टेंट ए, ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट, तो वो क्या हो जाएगा के की पावर n मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका मतलब क्या है, देखो हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सीखी थी। ठीक है, स्क्वायर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सीखी थी, सब सिखा रखा है मैट्रिक्स वाले बेसिक्स के लेक्चर्स में। ठीक है, तो अब वो क्या है, जैसे मैं एग्जांपल से देके समझाता हूँ आपको। देखो जो हमारा ये किस पे डिपेंड रहेगा, तो डिपेंड ऑन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पे रहेगा। लाइक एग्जांपल देख लो, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है हमारी ये, जैसे 3×3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, सिखा रखा है मैंने आप लोगों को। तो ये क्या है हमारे, जैसे एग्जांपल देख लो, 3×3 की मैट्रिक्स होती है, 2×2 की मैट्रिक्स होती है। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी के की वैल्यू आएगी, जो हमारा के रहेगा वो के इज क्या हो जाएगा, मतलब इस फॉर्मूले में के अगर 3 है तो के की पावर 3 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एंड अब देखो के की पावर स्क्वायर हो जाएगा, क्यों आएगा, क्योंकि अगर 2×2 की है तो ये हो जाएगा ए। ठीक है गाइस, ये होगी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 7। देखो इनको नोट कर लेना साथ के साथ। ठीक है, अब करते हैं अगली प्रॉपर्टी। अब अगली प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 8। तो अगली प्रॉपर्टी हमसे न्यू कहती है, देखो तो 8वीं प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, देखो अगर किसी भी हमें, जैसे ये कोई कॉलम है, इसमें हमें अगर दे रखा है, क्या दे रखा है, देखो अगर हमें ये दे रखा है कि 000 है रो में या कॉलम में। ठीक है, ये रो होती है, एक कॉलम होता है। अगर किसी में भी 3 0 गिवन है तो वो मैट्रिक्स हमारी क्या हो जाएगी, 0। कैसे होएगी, देखो अब इसको एक बार लिखने वाली फॉर्म में दिखा देता हूँ आपको जमाने के लिए। इन डिटर्मिनेंट, देखो ये डिटर्मिनेंट होता है दी रो एंड कॉलम्स। ठीक है, कॉलम यू है, कॉलम्स आर, कॉलम्स नहीं सॉरी कॉलम आएगा, सिर्फ एक रखेगा ना जब ये। ठीक है, आर हैव 3 zeros। इसका मतलब क्या है, किसी भी रो या कॉलम में 3 0 हो अगर, तो देखो जैसे मान लो लाइक कैसे का होगा, वो होगा 0 0 0 या फिर 0 0 0, ऐसे होएगा। ये हमारी रो है, ये हमारा कॉलम है, ऐसे होगा। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है, जो डिटर्मिनेंट रहेगा वो डिटर्मिनेंट विल बी 0।
जैसा मैंने आपको भी इसके थ्रू बताया था, ये हमने लिख भी दिया एक बार, ठीक है गाइस। और इसमें क्या होगा, अगर ये 0 होगा तो इसका डायगोनल रहेगा ही नहीं, ठीक है, डायगोनल सिर्फ ये 2 रहेंगे, उसका तो आएगा ही नहीं कुछ, तो हमारा इसका डायगोनल नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, तो नॉट इन डायगोनल, ठीक है, इसका कोई डायगोनल नहीं है। देखो गाइस, अब इन चीज़ों को एक बार लिख लो, लिख लिया, ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़। अब देखो हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज चालू करने वाले हैं, तो करते हैं चालू। तो अब करते हैं हम पहले करते हैं एक्सरसाइज 4.2 को चालू। तो गाइस इसमें जो हमें क्या दे रखे हैं देखो, यूजिंग दी प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स जो अभी हमने पढ़ी, एंड विदाउट एक्सपांडिंग इन क्वेश्चन नंबर 1 to 7, ठीक है। तो गाइस हमें इसने क्या बोला कि हमें जो मतलब डिटर्मिनेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ है, जो मैंने आपको अभी जस्ट बताई है थोड़ी सी देर पहले, तो हमें उसका क्या करना है, उसको यूज़ करके हमें 1 to 7 क्वेश्चन करने हैं बिना एक्सपांडिंग। अब एक्सपांडिंग का मतलब आप जानते होंगे, मैंने हमारी एक्सरसाइज 3.4 जब कराई थी उसमें मैंने पूरा बताया था एक्सपांडिंग क्या होता है, अभी थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है, पर अगर पूरा जानना है तो वहाँ पे जाओ और देख लो फटाफट से, ठीक है। तो गाइस अब मैं क्या बताने वाला हूँ देखो, तो एक्सपांडिंग का क्या मतलब होता है, अगर हम किसी भी रो को या कॉलम को खोलते हैं वो होता है एक्सपांडिंग, ठीक है, बस उसको ही कहते हैं एक्सपांडिंग। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, उसको मैं लिख लेता हूँ, मैं लिखना भूल गया था पहले, YZ ABC, ठीक है, X + A और Y + B और Z + C, ठीक है, ये = 0 है। अब देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो गाइस, जो मतलब मैं यूँ बता रहा हूँ कि इसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस मैं कराऊँगा और कुछ क्वेश्चंस आपको खुद को करने हैं, और अगर बाई चांस आपको नहीं आते हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप एक प्यारा सा कमेंट कर देना बस, ठीक है, और फिर मैं उसके ऊपर अगर अलग से वीडियो बना दूँगा या फिर एक PDF आपको प्रोवाइड करवा दूँगा जिसमें हर क्वेश्चन हो रहा होगा, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, बस एक कमेंट करना है। अब करते हैं क्वेश्चन सीरियसली। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है। अब देखो डेल्टा, हम इसे डेल्टा मानते हैं, अभी बताया था, तो इसको डेल्टा मान लो एक बार, तो ये हो जाएगा XYZ ABC, ठीक है, और X + A Y + B और Z + C। अब देखो गाइस, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इसको एक्सपांड कैसे करते हैं, X + A को X + B, मतलब ये पढ़ी थी कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो, वो आप सोचोगे कि अभी हम इसको अलग करेंगे फिर अलग होएगा, तो वो क्या होता है, देखो वो हमेशा रो के लिए माना जाता है, ठीक है। रो में ज़्यादातर उसको मतलब पहली प्रायोरिटी दी जाती है, पर अभी ये कॉलम में है तो इसको हम वैसे नहीं करेंगे। तो अब करते हैं क्वेश्चन को सही ढंग से। देखो अब जो हमारा C1 है, मतलब कॉलम 1 है, ये कॉलम 1 होता है, कॉलम 2 होता है, कॉलम 3 होता है, रो 1 होता है, रो 2 होता है, रो 3 होता है, ठीक है। ये रो 3 है, रो 2 है, रो 1 है, ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, ठीक है। आगे होगा शायद समझ में। अब देखो हम एक्सपांड कर रहे हैं किसको, एक्सपांड मतलब हम इसको सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो हम C1 को सोल्व करते टाइम क्या करेंगे इसको चेंज करेंगे, कैसे, C1 + C2। हाँ देखो क्यों करेंगे C1 + C2, क्योंकि देखो C1 + C2 इसके इक्वल आ रहा है, देखो X + A X + A, X + Y Y + B Y + B, Z + C Z + C, सेम आ जाएगा। और हमने एक प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है कि जब भी दो सिमिलर आ जाए, मतलब दो कॉलम या फिर दो रो सिमिलर आ जाए, तो वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है 0। तो अब कर देते हैं फटाफट से। इसका मतलब क्या है, देखो डेल्टा = अब इनका सम कर दो, C1 और C2 का सम कर दो, मतलब X + A कर दो, X + A और Y + B और Z + C, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम क्या करेंगे, देखो हाँ देखो हमें ये तो सिमिलर रखना है क्योंकि C2 में हमने चेंज करा, देखो C1 में चेंज करा तो C1 में ही चेंज होएगा, ठीक है। A B C कर देंगे, ठीक है। अब ये एज इट इज़ आ जाएगा। मैंने क्या बोला आपको कि हम जिसमें भी चेंज कर रहे हैं सिर्फ वही चेंज होगी, अदरवाइज़ और कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर कुछ चेंज और कर दोगे तो गलत हो जाएगा आंसर,
तो अब देखो हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि जब भी दो कॉलम सेम आ जाए या फिर जब भी दो रो सेम आ जाए तो वो क्या हो जाता है, ज़ीरो। क्यों होता है, बिकॉज देखो ये हमारा आंसर हो गया, ये ज़ीरो है वैसे, ठीक है। तो ये बिकॉज इसका रीज़न क्या है, जो C1 और C3 है आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, सेम है, तो वो हो गया हमारा ज़ीरो। तो पहले का आंसर आ गया है, ठीक है। अब इसको देखो अच्छे से, हाँ देख लिया। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में घबराने की ज़रूरत नहीं है। ए बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो देखो अब मैंने क्या सिखाया था आपको, एक बात सिखाई थी मैंने, क्या कि हमारे पास अगर ऐसे प्लस माइनस मतलब ये वाले हों, ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, अलग अलग करके करते हैं, ठीक है। पर देखो पहला हमें क्या करना रहता है, देखो अगर एक जैसे आ जाए तो ज़ीरो हो जाता है। या फिर एक और पढ़ी थी कि अगर ज़ीरो ज़ीरो किसी भी कॉलम में या किसी भी रो में आए तो वो भी क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो हम इसमें वो करके देखते हैं। देखो अगर इसको 1 1 सिमिलर भी करना होगा अगर, तो वो भी कर सकते हैं, पर हम ज़ीरो वाले से करके देखते हैं एक बार। तो ये हो जाएगा C1 इज़ इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देते हैं। अब इससे क्या होगा, देखो C1 के अंदर चेंज कर रहे हैं इसलिए इसके आगे एरो आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो क्या आएगा, डेल्टा इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास ए, यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ फटाफट से। तो ये आएगा ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, ठीक है। अभी ऐसे नीचे वाले को कर दो, तो बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ठीक है। और बी माइनस सी, सी माइनस ए, दूसरी वाली चीज़ें तो सेम रहेगी ना, क्योंकि हमने इसमें चेंज नहीं करा है। तो ये हो जाएगी सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी, ये बी है, कहानी बनाना, ठीक है। तो अब देखो ये क्या होगा, ये इक्वल टू ज़ीरो ही है वैसे अभी तक तो। अब देखो हमें एक चीज़ देख रही है जो मेरी फेवरेट चीज़ है पर्सनल, जो मैं हमेशा करना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो क्या है, देखो प्लस के ए से माइनस का ए कट गया, माइनस के बी से प्लस का ए कट गया और प्लस के सी से माइनस का सी कट गया, ठीक है। वैसे ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कट जाएगी, ठीक है। काट दो ऐसे ही, आंखें बंद करके भी काट सकते हो, ठीक है। तो ये सब कट कुटा के क्या बच जाता है, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, ए और बी माइनस सी। तो ये क्या हो गया, हमारे ज़ीरो हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि हमने एक चीज़ पढ़ी थी, क्या पढ़ा था हमने, कि जब भी रो या फिर कॉलम ज़ीरो हो जाते हैं तो आंसर भी क्या हो जाता है, ज़ीरो। तो यहाँ लिख देते हैं बिकॉज C1 इज़ ज़ीरो। C1 मतलब कॉलम 1 जो है हमारा वो टोटल ज़ीरो है, ठीक है, उसको एक ज़ीरो से रिप्रेजेंट करा है। सो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी है, पूरा लिख रहा हूँ, प्रॉपर्टी इट विल बी ज़ीरो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सिमिलर है एज इट इज़, ठीक है। तो आपको वो खुद करने हैं और इसको देख लो, हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ तो गाइस अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, हमें क्या करना है, इस LHS को इस RHS का इक्वल करना है। देखो ये क्या है, बहुत हटके क्वेश्चन है जो मुझे लगा, तो मैं इसको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था और 4 है वो 1 और 2 के एकदम एज इट इज सिमिलर ही है, तो वो शायद आप कर सकते हो खुद से। नहीं आता है कोई दिक्कत की बात नहीं है, कमेंट कर देना, वीडियो अगली उसके ऊपर ही है, ठीक है, उसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। कमेंट ज़रूर करना पर देखो अब देखते हैं हम इसको क्वेश्चन को। तो देखो LHS, ठीक है, पहले LHS लेते हैं, हमने जनरल है ना ये तो, कि भाई पहले LHS लेंगे फिर RHS लेंगे, ठीक है। जिधर से कैलकुलेशन आसान लगती है आपको उधर से ले लिया करो, ठीक है। LHS अब इसको डेल्टा मान लो जैसा हम हमेशा करते हैं। तो इसको डेल्टा मानने के बाद ये हो जाएगा B प्लस सी प्लस ए प्लस बी,
क्यू प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई। और राइटिंग थोड़ी ऊपर नीचे होगी क्योंकि एकदम सीधा से लिखना मुश्किल रहता है थोड़ा, ठीक है। अब देखो हम क्या कर देंगे, हम इसको जो हमारा R1 है उसको माइनस कर दो। देखो हमने लास्ट क्वेश्चन जो करा था उसमें सबको प्लस करा था, ठीक है। प्लस करने पे क्या होता है, सब कट गए थे। तो इसमें अगर माइनस कर देंगे तो ये सब कट जाएंगे, ठीक है। आया समझ में? तो अब हम क्या करेंगे, हम R1 को इन सब से सेपरेट कर देंगे, मतलब R1 माइनस R2 माइनस R3 कर देंगे। उससे क्या होएगा, उससे आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, मैं लिख देता हूँ जल्दी सब। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2a, ठीक है। यहाँ पे बचेगा c प्लस a, यहाँ पे क्या बचेगा a प्लस b, और यहाँ पे माइनस 2p r प्लस p और p प्लस q। ये तो सेम रहेगा ना क्योंकि माइनस का 2x और z है z प्लस x प्लस y, ठीक है। अब देखो मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, कांस्टेंट बताया था एक चीज़, ठीक है। वो कांस्टेंट क्या होता है, यहाँ से सिर्फ रो 1 से मल्टीप्लाई होता है या फिर कॉलम 1 से, ठीक है। तो अब हम उसको यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, देखो रो 2 जो है हमारा माइनस का 2 है उसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। रो 1 का माइनस 2 बाहर निकाल लेते हैं। तो वो क्या आता है हमारा माइनस का 2, ठीक है। और इसको अब यहाँ पे तो a, ये b है यार, ये b है, p नहीं है ना, b है कहीं पे और तो गलत नहीं है ना, हाँ सब सही है। तो b और ये x, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको एज इट इज़ लिख दो, c प्लस a प्लस b r प्लस q, सॉरी r प्लस p और p प्लस q, z प्लस x प्लस y, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम क्या कर देंगे, हमारी R2 को अब इसको सही करना है तो R2 इंटरचेंज बाय R3 कर देंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि जब भी हम इंटरचेंज करेंगे किसी भी रो को या कॉलम से तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, बताया था। तो उसका मतलब क्या हुआ, आप देखो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा इक्वल टू माइनस का 2 तो है ही सही, ठीक है। अब देखो हम इसको चेंज करें, मतलब रो 2 को रो 3 से चेंज करें तो एक और माइनस आ जाता है, ठीक है। देखो गाइस घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान है, बस आप पूरा ध्यान इस पे रखना है ना, तो पूरा एक एक चीज़ समझ में आएगी। ये जेटिस लिख देते हैं, हवा बहुत तेज चल रही है यहाँ पे, आपको आवाज़ भी आ जाएगी शायद से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ओ शिट, नहीं, सही है गाइस, सही है, ठीक है। मैंने कुछ गलती कर दी है मुझे लगता है ऐसा, x प्लस आर पी जेड प्लस एक्स, हाँ सही है, ठीक है, सही है। अब देखो हम क्या करेंगे, हम कर देंगे R2 को इंटरचेंज करना है ना, तो क्या देंगे R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस, ठीक है, मतलब R3 माइनस R1। तो वो क्या हो जाएगा हमारा, देखो इनको माइनस कर लो, अब इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये वाला b कट जाएगा और ये वाला b कट जाएगा, इससे ये वाला x और ये वाला x कट जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैं जल्दी से कर देता हूँ इसको डायरेक्ट थोड़ा सा, तो जाएगा 2 दिख रहा है ना, 2 a b c b q r x y z इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूफ, ठीक है। ये आर एच एस के इक्वल हो गया है हमारा, देखो समझ में आ गया ना। इसका स्क्रीनशॉट लो या फिर कॉपी कर लो फटाफट से, क्योंकि फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। हो गया। तो गाइस अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमारे एकदम सिमिलर है किसकी तरह, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। देखो हमें टाइम भी बचाना है और कोर्स भी ख़त्म करना है और आपको समझ में भी आना चाहिए अच्छे से। तो हम क्या करने वाले हैं, मैं कुछ सवाल खुद कराता हूँ और ख़ुद आपको देता हूँ कुछ सवाल करने के लिए, ठीक है। नहीं आते तो आप कमेंट कर दिया करो, उसके ऊपर मैं ज़रूर वीडियो बना दूँगा जो आपको सवाल नहीं आता है, ठीक है, या फिर आपको डायरेक्ट नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। तो देखो अब क्या करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। देखो ये सवाल बहुत हार्ड लग रहा है देखने में,
पर उतना ही लल्लू सा एकदम सवाल, एकदम बहुत सिंपल सा है। करके दिखाता हूँ, देखो कैसे होंगे। तो डेल्टा इक्वल टू दिस मान लो, LHS लेंगे ना, लेट, ठीक है, LHS लेंगे सबसे पहले, ये LHS लेंगे सॉरी, है ना, माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है गाइस। तो ये मैंने लिख दिया है वैसे, ठीक है, ये पूरा मैंने लिख दिया है एकदम एज इट इज सेम लिखा है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करा है। अब देखो हम क्या करेंगे, इसमें सब में हमें ए कॉमन दिख रहा है, बी कॉमन दिख रहा है, सी कॉमन दिख रहा है, किसमें, रोस में। तो हम क्या कर लेंगे, टेकिंग ए बी और सी कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2 एंड R3, ठीक है, यहाँ पे एंड लगा लो, एंड आएगा। तो ठीक है, हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो डेल्टा इक्वल टू ABC कॉमन निकल गया, क्यों, क्योंकि रो 1 में A कॉमन था, रो B में B कॉमन था और रो C में C कॉमन था ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अब क्या बचेगा, देखो माइनस का A, यहाँ पे सिर्फ A और यहाँ पे सिर्फ A। अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ B, यहाँ माइनस का B और यहाँ B, यहाँ पे क्या बचेगा, C और माइनस का C। देखो बेचारे स्क्वायर भी हट गया इनका। तो अब क्या होगा, देखो अब हम क्या कर सकते हैं, एक चीज़ और बताई थी मैंने, क्या कर सकते हैं, हम कॉलम को भी कॉमन ले सकते हैं। अब देखो इस कॉलम में सिर्फ ए है, इस कॉलम में सिर्फ बी है, इस कॉलम में सिर्फ सी है, तो हम इनको कॉमन ले लेते हैं। तो कैसे लेंगे, देखो टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम, किस में से लेंगे, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 में से, ठीक है। इसमें से हमने रोज़ के लिए निकाला था, ठीक है, तो रो में हमने ABC कॉमन निकाला, तो ये हो गया। और अब इसमें से हम ABC निकाल रहे हैं, किस में से, कॉलम में से, ठीक है। अब क्या होगा, देखो इनके साथ हो जाएगा डेल्टा। अब देखो ये वाली जो चीज़ है हम बाहर निकालेंगे तो ये इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगी, A इंटू A कितना होता है, ये होता है A स्क्वायर, B स्क्वायर और C स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या होगा, -1 1 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस माइनस का 1, ठीक है, आया समझ में। तो अब क्या आएगा, देखो हम देखो सब 1 1 1 1 हो गया सब, तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आसान हो गया इसका मतलब। तो अब हम क्या कर देंगे, देखो C1 को ऑपरेशन कर देंगे किससे, C1 प्लस C2, ठीक है, और क्या कर देंगे एंड C2 के लिए क्या करेंगे, C2 माइनस C3, क्यों करेंगे, क्योंकि भाई हमें आंसर भी तो चाहिए ना। कैसे, अगर C1 को प्लस C2 कर देंगे अगर, तो मान लो ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा और ये जुड़ जाएगा, ठीक है, आया समझ में। तो मैं जल्दी से लिख के बता देता हूँ आपको। तो ये हमारे पास है डेल्टा इक्वल टू A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर -1 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1, ओके। तो ये क्या हो गया अब हमारे पास, ओह सॉरी, मैंने ना बताऊँ क्या करा, मैंने एज इट इज़ यही वाला लिख दिया गलती से, मैंने ये वाली स्टेप समझ के लिख दिया था। तो हमें ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ से करके दिखाते हैं, ये गलत है पूरा, यहाँ से देखो। तो ये हो जाएगा 0 0 1 0 माइनस 2 1 2 2 माइनस का 1, ये हो जाएगा। अब देखो एक्सपांड कर देंगे, एक्सपांड करना सिखाया था, क्या होता है, रो को खोल देना या फिर कॉलम को खोल देना। ये R1 है, ठीक है, R1, मेरी राइटिंग कुछ ज़्यादा भी गड़ी है ठीक है। तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये हो जाएगा। इनको सोल्व कर लो, सोल्व करना सिखाया था, डिटर्मिनेंट्स निकालना आते हैं ना। तो 0 माइनस माइनस का 4, तो ये क्या हो जाएगा अपन के, देखो डिटर्मिनेंट इक्वल टू, अब देखो हाँ बच्चों की तरह सिखा देता हूँ चलो एक बार। तो ये कट जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब क्या आएगा, प्लस का 4 इंटू 1 कितना होता है, 4 होता है, तो ये हो जाएगा 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। जल्दी से छाप लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। तो गाइस अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। देखो अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 में 2 पार्ट है, ठीक है। पहला पार्ट मैं करा रहा हूँ, सेकंड आपको खुद को ट्राई करना है। नहीं आता है कमेंट कर देना, ज़रूर बताऊँगा, ठीक है, और नोट्स प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा आपको, ठीक है।
अब क्या करते हैं, हम इसको चालू कर देते हैं। हमें LHS इक्वल टू RHS करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, लेट, देखो इसको डेल्टा मान लो। देखो मैं थोड़ा डायरेक्ट चलो लिख के बताता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट करने की सोच आता पर बता देता हूँ आपको। 1 1 1 ABC A B स्क्वायर और ये C स्क्वायर, ठीक है। ये B नहीं है, B है। अब देखो ये क्या होगा, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम R1 के लिए R1 माइनस R2 कर देंगे, एंड क्या करेंगे, R2 के लिए R2 माइनस R3 कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि देखो ये 0 0 हो जाएंगे ना, ये 0 ये 0, और अगर हमने तीनों को 0 कर दिया तो ये तो ऐसे 0 हो जाएगा। प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, तो करते हैं। देखो तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू 0 0 1 A माइनस बी बी माइनस सी सी A माइनस बी A प्लस बी बी माइनस सी बी प्लस सी और सी स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें एक चीज़ हमें कॉमन दिख जाए, वो क्या है, हमें A माइनस बी कॉमन दिख रहा है, ठीक है। A माइनस बी और B माइनस सी और B माइनस सी कॉमन दिख रहा है, किसमें, रो 1 में और रो 2 में। तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन है ना। तो कैसे करते हैं, टेकिंग, देखो आपको जैसे मैं लिख रहा हूँ सेम वैसे ही लिखना है, राइटिंग थोड़ी अच्छी होगी तो वैसे लिख देना, ठीक है। AB एंड B माइनस सी, तो वो क्या हो जाएगा, देखो कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2। आगे समझ में, कैसे, हम इस दोनों में से ये कॉमन बाहर ले लेंगे, तो कैसे कॉमन आएगा बाहर, देखो A माइनस बी बी माइनस सी, और ये हो जाएगा 0 0 1 1 1 1 1 सी A प्लस बी बी माइनस बी प्लस सी और सी स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्सपांडिंग बाय C1 कर देंगे। एक्सपांड का मतलब C1 को खोल देना, ठीक है। एक्सपांडिंग बाय C1, इसको एक्सपांड कर देते हैं, ठीक है। काटा नहीं है ये, देखो इसको एक्सपांड करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो डेल्टा, ये तो सिमिलर रहेगा, A माइनस बी, सिमिलर नहीं सॉरी सेम रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, देखो 1 B प्लस सी माइनस A प्लस बी। ये कैसे निकाला, यही पूछ रहा हूँ ना। देखो इसको निकालने के लिए, 1 को निकालने के लिए इसको और इसको हाइड करेंगे, देखो तो क्या जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई। पहले के लेक्चरों में 1000 बार बता दिया होगा शायद, तो आप उसको जाके ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो अब क्या होएगा, देखो डेल्टा A माइनस बी बी माइनस सी, सिमिलर सेम मतलब एकदम। तो ये क्या जाए, तो ये इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो B प्लस सी माइनस A माइनस बी, तो ये हो जाएगा। अब देखो प्लस का B और माइनस का B कैंसिल आउट, तो ये क्या होगा, डेल्टा इक्वल टू A माइनस बी बी माइनस सी, और ये क्या हो जाएगा, C माइनस A, ठीक है। आया समझ में। तो ये क्या हो गया हमारा, सॉरी RHS के इक्वल हो गया, और ये हो गया हैंस प्रूफ। तो गाइस एक बार देख लो इसको, ये है क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ से चालू है यहाँ पे ख़त्म, ठीक है, देख लिया। तो देखो गाइस आज के लिए लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आपको अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो जल्दी से। और अब अगले लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, अगले लेक्चर में कुछ नहीं है, हमने आज क्वेश्चन नंबर 8 तक करें, तो क्वेश्चन नंबर 9 to 16 है शायद, तो वो कर लेंगे और ये चैप्टर कर देंगे ख़त्म। अगला लेक्चर आखिरी लेक्चर है पक्की बात, और उसके बाद हम चालू करने वाले हैं, ठीक है। आप अगर एक छोटा सा कमेंट छोड़ दोगे इस वीडियो के एंड में, तो फिर हम उसको देखते हैं, आपको जो चैप्टर चाहिए वो डालेंगे। चलो एक वोट करते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री चालू कर सकते हैं या फिर प्रोबेबिलिटी चालू कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ही सिंपल है, तो दोनों में आपको जो पसंद है उसको आप कमेंट कर देना, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। वीडियो की लाइक के लिए पहले ही कह दिया है, तो अगर चैनल पे नए आ गए हो तो सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और इसको लिख लेना।